तो पहले थोड़ा सा लिख लो। लिखो इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल with uniform speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। यस सर। तो मान लेते हैं बट ये हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हुआ है और मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर बॉडी इस पोजीशन पर है और t इक्वल टू t टाइम पर बॉडी यहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमने मान लिया है ये वेलोसिटी वेक्टर, मगर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा v के बराबर रहता है। ठीक है। यस सर। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है और dt टाइम में मान लेते हैं ये थोड़ी सी डिस्टेंस और चल जाता है, डी थीटा एंगल चल जाता है dt टाइम में। ठीक है। यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम इसके रेडियस r ले लें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा। ठीक है। और यहाँ से हमने एक और परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हो जाएगी r sin थीटा। ठीक है। चूंकि रेडियस कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, इसलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है। t टाइम में मान लेते हैं इसने यस डिस्टेंस डबल की है, तो यस क्या हो जाएगा आर्क। v होता है लिनियर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। यस सर। और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टी टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है थीटा, तो थीटा अपॉन टी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। यस सर। अगर हम मान लें टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टू कंप्लीट वन सर्किल, एक सर्किल को चलने में टी टाइम लग रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एंगल कितना रोटेट कर जाएगा 2 पाई कर जाएगा। यस सर। तो ओमेगा की एक वैल्यू ये भी होगी 2 पाई बाई टी। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं दे रहा हूँ। एंगल यस। है थीटा, आर्क है यस, रेडियस आर, तो यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है। यस सर। अगर हम दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एस अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा ओमेगा
ये है v, ये है r, ये है ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। आर ओमेगा। ठीक है, यस सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझा गया। ओमेगा यहाँ पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? ओमेगा की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, ये तुमको देखो वेक्टर जब डिस्कस किया था हाँ तो सर। वहाँ पर दो टाइप के वेक्टर डिस्कस किए थे, एक हाँ पोलर सर। वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। यस सर। पोलर वेक्टर वे होते हैं जहाँ पर कोई इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, यस सर। और एक्सियल वेक्टर वे होते हैं जो एक्सिस के अलांग मूव करते हैं, जहाँ कहीं पर रोटेशनल इफेक्ट होगा वहाँ पर एक्सियल ओके वेक्टर। एक्सियल। याद आया? हाँ सर। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि टॉर्क। ठीक है, तो हम वहाँ पर डायरेक्शन किस रूल से देते थे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है तो थंब की डायरेक्शन किधर जाएगी? राइट हैंड की। अपवर्ड्स। हाँ, अपवर्ड या आउटवर्ड जाएगी। यस सर। तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर हो गई? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड हो गई। यस अच्छा, सर। तो यहाँ पर जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड। ठीक है, यस सर। अच्छा। देखो, v ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, r ये भी पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा ये भी वेक्टर है, तीनों वेक्टर है। यस सर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर एक वेक्टर बने तो इसका मतलब वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यस सर। तो b इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं r क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r। क्या लिखें? आर क्रॉस ओमेगा। r क्रॉस ओमेगा लिखें, क्यों? सर ओमेगा क्रॉस आर लिखने से डायरेक्शन चेंज हो जाती। अच्छा, r क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? देखो, r की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यस सर। ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, हाँ सर। और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम r से ओमेगा की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न कराएं इस तरीके से, r से इसकी तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियों को, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी? ये मिलेगी, यही तो डायरेक्शन मिलेगी। यस सर। लेकिन ये डायरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन तो दूसरी तरफ है। हाँ सर। अब जरा ओमेगा क्रॉस r करके देखो, ओमेगा से r की तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियों को टर्न कराओ, देखो v की डायरेक्शन मिल रही है। हाँ सर। तो क्या लिखें? ओमेगा ओमेगा। क्रॉस। ओमेगा क्रॉस आर। बात समझ आ गई? हाँ सर आपने। तो r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लो उसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दो चीज़ें होती हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ हम केवल मोशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन फोर्स की बात नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। तो जहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, जहाँ की एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पर टार्क इन्वॉल्व हो, तो वो हो जाएगा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ केवल हम मोशन को डिस्कस करेंगे, समझ आई बात? यस सर। तो देखो, पोजीशन, पहला देखो पोजीशन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
ये है आर कास थीटा, ये है आर साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? आर कास थीटा आई, आर साइन थीटा जे लिख सकते हैं। हाँ सर। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कास थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। ठीक है। यस सर। अब देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर कास ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या करें? आर को डिफरेंशिएट कर दें। यस सर। बी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये हो जाएगा आर। कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन। माइनस साइन। यस सर, माइनस साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? ओमेगा। ठीक है। यस सर। आई प्लस आर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। कास ओमेगा टी, अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा इंटू जे। ठीक है। यस सर। नोट करो। अच्छा, अगर हम इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V डेट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा और कास ओमेगा टी का स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यस सर। इसको बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा डेट इज 1। यस सर। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो ये वही क्वेश्चन आ गई। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझो। देखो वेलोसिटी वेक्टर ये है। ठीक है। हाँ सर। ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा के, लिख सकते हैं। हाँ सर। अब जरा ओमेगा क्रॉस V इसको निकालो, देखो क्या आता है। ओमेगा क्रॉस R निकालो, B नहीं। ओमेगा क्रॉस R डिटर्मिनेंट से करेंगे आई जे के ओमेगा के लिए 0 0 ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर कास ओमेगा टी, यहाँ पर आर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर 0। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, सॉल्व करके बताओ ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू क्या आ रही है। आई को छुपाया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। यस सर। जे के संग में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जे को छुपाया, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, आर ओमेगा कास ओमेगा टी। ठीक है। यस सर। प्लस के, आपके बार के वाले को छुपा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, 0 माइनस 0। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन WTI। एक मिनट हाँ ठीक है। साइन ओमेगा टी आई माइनस माइनस प्लस आर ओमेगा कास ओमेगा टी जे। ठीक है। यस सर। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर। तो हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो B बराबर किसके हो गया? ओमेगा क्रॉस आर।
समझ आ गई बात? हाँ सर, आ गई। नोट कर लो जल्दी से। अब देखो, पोजीशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे? वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कास ओमेगा टी। अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आई प्लस आर ओमेगा, कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। साइन ओमेगा टी। अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू जे। ठीक है? यस सर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर लिखेंगे आर कास ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। ठीक है? यस सर। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आर, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है? यस सर। नोट करो। अब यहाँ पर देखो, बॉडी सर्किल में मूव कर रही है ऐसे, आर की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर देखो आर वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ए की डायरेक्शन किधर होगी? आर के अपोजिट। यस सर। तो अगर आर की डायरेक्शन ये है तो ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर बॉडी यहाँ पर पहुँचती है, आर की डायरेक्शन ये है, तो ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी तो आर की डायरेक्शन ये, ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर लगेगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगेगा। ठीक है? हाँ सर। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक? यस सर। तो नीचे एक लाइन लिख लो, हेयर द एक्सेलरेशन, हेयर द एक्सेलरेशन always act toward the center of the circle, towards the center of the circle, called centripetal acceleration। ठीक है? हाँ सर। तो हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए सी से, सी फॉर सेंटीपिटल। ठीक है? सेंटीपिटल डेट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए सी, केवल मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है? और बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम ओमेगा की जगह पर पुट कर देते हैं बी अपान आर। ठीक है? तो यस ये सर। हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू, तो किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान आर के बराबर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर या बी स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा। ठीक है? यस सर। नोट करो। अब इसी में देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू, मास से मल्टीप्लाई कर दे, यम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू यम बी स्क्वायर अपान आर के बराबर। ठीक है? यस सर।
अच्छा, अब जो एक बात समझने की है वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी लगता नहीं है। देखो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी है, इसके पास में मास है और अगर हम इसको कुछ एक्सेलरेशन भी दे दें, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर यस। लगेगा। बिना फोर्स के ये एक्सेलरेट नहीं कर सकती, ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो, अगर एक बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, सर्किल में एक बॉडी मूव कर रही है ना? सर्किल में एक बॉडी मूव कर रही है इस तरीके से और सर्किल में मूव कर रही है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, ठीक है? यस सर। तो अभी हम लोगों ने निकाला है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर अपान r के बराबर। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्किल में मूव करेगी तो उसके बाद एक्सेलरेशन होगा ही होगा, हाँ सर। ठीक है? और अगर इस बॉडी के पास में मास भी हो तो इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर अपान r के बराबर, ठीक है? अब यस देखो, सर। अब देखो, बॉडी के पास में मास भी है, बॉडी के पास में एक्सेलरेशन भी है। तो न्यूटन ने क्या बताया? अगर बॉडी के पास मास है, एक्सेलरेशन भी है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो यस सर। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है ना? हाँ सर। इस सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? जी सर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई भी बॉडी सर्किल में मूव नहीं नहीं। कर सकती। समझाई बात? हाँ सर। तो फिर से सुन लो, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, इट इज प्रोवाइडेड। समझाई बात? भाई यस सर। अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रही है और उसके बाद मास भी है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो अपने आप से आ गया। यस सर। मास उसके पास है ही, है ना? हाँ सर। तो इसके पास, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब उसको प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए। जैसे मान लो एक हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से मैंने एक स्टोन को बांध दिया, ठीक है? यस सर। स्टोन को बांध दिया और ये स्टोन रोटेट कर रहा है। अब स्टोन रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर अपान r के बराबर। यस सर। मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ होगी। इसका यस सर। मतलब ये हुआ कि सेंटर की तरफ लगने वाला कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स, ठीक है? यस। अगर हम इस टेंशन को हटा दें तो ये सर्किल में मूव नहीं कर सकती। जी सर। बात समझाई नहीं आई? हाँ तो सर से, आप। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं लगता है। हाँ सर। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है। तो यस। जो भी रेडियस होगी वो हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। मास ऑफ द मून या v स्क्वायर अपान r हो गया, ठीक है ना? यस सर। अब ये इतना सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इस फोर्स को प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स अर्थ और मून के बीच में जरूर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मून अर्थ के चारों रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा की बात? हाँ सर आ गई। इसी तरीके से जैसे हम एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लें, Ze, यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे यस सर। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकता।
जब तक कि इसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ना हो, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हाँ सर। इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, यस सर। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, हो गई। तो नीचे एक सब हेडिंग डाल दो, सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सम एग्जांपल कुछ अपने बुक से पढ़ लेना। ए स्टोन whirling in a circle, whirling in a circle, सर इनर सर्कल क्या? WHRILLING, whirling। ठीक है, जी सर। in a circle, comma, the necessary centripetal force, the necessary centripetal force is provided by tension in the string, is provided by tension in the string। ठीक है, यस सर। सेकंड एग्जांपल लिख लो, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर moon revolving around the earth, comma, the necessary centripetal force is provided by gravitational attraction force। तीसरा एक और एग्जांपल लिख लो, लिखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around the nucleus, the necessary centripetal force is provided by electrostatic attraction between electron and nucleus। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो ए थ्रेडेड रॉड, थ्रेडेड इसमें चूड़ी बनी होती हैं, THREADED। ठीक है, यस सर। विद 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, विद 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.18 सेंटीमीटर is mounted horizontally full stop। A bar with a threaded hole is a bar with a threaded hole to match the rod is screwed onto the rod full stop। ठीक है, यस सर। आगे लिखो द बार स्पिन्स at 216 revolution per minute, 216 revolution per minute full stop। how long will it take for the bar to move
1.50 सेंटीमीटर along the rod। अच्छा चलो देखो, क्वेश्चन में कहा गया है ए थ्रेडेड रॉड विथ 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न्स हैं, एंड डायमीटर 1.18 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.18 सेंटीमीटर is mounted horizontally, a bar with a threaded hole, ये आपका बार हो गया, threaded hole is matched to the rod, ये rod हो गई, is screwed onto the rod, the bar spins at 216 revolution per minute, 216 revolution पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 216 एक मिनट में राउंड इसके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट में राउंड कंप्लीट होते हैं 216, तो हम कह सकते हैं 216 राउंड कंप्लीट होते हैं 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो एक राउंड कंप्लीट होगा 60/216 सेकंड में, यही हो जाएगा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी, टी इज इक्वल टू 60/216 सेकंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम हमको पता करना है, विल इट टेक फॉर द बार टू मूव 1.50 सेंटीमीटर along the rod, 1.50 सेंटीमीटर इसको आगे की तरफ बढ़ाना है और उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी तरीके से एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है थीटा और ये है टी। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1.5 सेंटीमीटर इसको आगे की तरफ प्रोपोगेट करना है, तो 1.50 और 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न है, मल्टीप्लाइड बाई 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। और एक टर्न में 2 पाई एंगल आगे की तरफ मूव करता है, 2 पाई रेडियन, तो टोटल एंगल जो रिमूव करेगा वो हो जाएगा 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 60/216, तो 216 यहाँ पर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 216, और यहाँ पर हो जाएगा 60। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर डबल जीरो, एक जीरो इससे कैंसिल और यहाँ पर एक जीरो कैंसिल, डेट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 216, 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 36 3 5, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब रॉड को 1.50 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ाने में लगेगा टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो,
लिखो a tube of length capital L, a tube of length capital L is filled completely with incompressible liquid, incompressible liquid of mass capital M and closed at both the ends. At both the ends. Full stop. The tube is then rotated. The tube is then rotated in a horizontal plane. In a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid, the force exerted by the liquid at the other end is option first m omega square L by 2, option second m omega square L, third m omega square L by 4, चौथा है m omega square L square by 2। देखो ये एक रॉड है यस और ये सेंटर पॉइंट इसका हो गया। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका मास m के बराबर है और लेंथ ऑफ द रॉड है L के बराबर। ठीक है, यस सर लेंथ ऑफ द रॉड है L के बराबर। अब देखो यहाँ पर जो लिक्विड है ये जो रॉड है ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर सूडो फोर्स पढ़ाया था। हाँ सर ये बैन थी, अगर हम बैन को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलेरेट कर दें तो यस बात सर जो है पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन मूव करना शुरू यस कर सर देता है। ठीक है, हाँ सर अब जैसे मान लो एक रॉड है हमारे पास ये, और ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है और यहाँ पर एक कोई बीच में बीड यानी कि मोती रखा हुआ है। ठीक है, यस सर अब रॉड के पास एक एक्सेलरेशन होगा हाँ सर किधर, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल। रॉड के ऊपर मोती रखा हुआ है, इसका मतलब मोती पर क्या होगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। यस सर इस स्यूडो फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या होगा, सूडो फोर्स। बात समझ आ गई। हाँ सर तो यहाँ पर जो मोती के ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पर जिसमें हम लोग स्यूडो फोर्स को डिस्कस कर रहे थे वहां पर तुमको एक पॉइंट लिखाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज दे अकर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हाँ देखो सर देखो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन की अगर हम बात करें
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। यस सर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हाँ सर। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चेंज हो गए तो एक्शन और रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। दूसरी बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो बॉडीज पर लगते हैं। एक बॉडी पर अगर एक्शन होगा तो दूसरी बॉडी पर रिएक्शन होगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर बॉडी एक ही है, ठीक है। हाँ सर। अगर हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं तो उस पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनर्शियल में सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। बात समझ आ गई नहीं आई? हाँ सर, आ गई। अच्छा। अब देखो इस रॉड की अगर हम बात करें तो जो रॉड है, ये रॉड, ये ट्यूब कह लें, ट्यूब जो है वो हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उस पर बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। यस सर। अब देखो इसके हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस बढ़ती चली जा रही है। यस सर। तो इसका मतलब जो स्यूडो फोर्स है वो भी अलग अलग लगेगा। आउटर आउटर वाले पॉइंट पर ज़्यादा स्यूडो फोर्स लगेगा, इनर वाले पे कम लगेगा। यस सर। तो जहाँ पर वेरिएशन हो वहाँ पर क्या करें? एक ही तरीका है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स निकालो और उसके बाद होल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। यस सर। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया x डिस्टेंस पर और इसका थिकनेस जो है वो dx है, ठीक है। यस सर। तो कंसीडर एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x एंड लेंथ dx। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? dm अगर हम मान लें तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस सर। तो फोर्स फोर्स का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यस सर। df इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x m ओमेगा स्क्वायर r से, हाँ सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पर हम वेलोसिटी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है यस सर। और आंसर भी ओमेगा में दे रखा है, ठीक है। हाँ सर। df इज इक्वल टू dm की वैल्यू पुट कर दो। dm की वैल्यू क्या होगी? m अपान l इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर x, इसको कर दो इंटीग्रेट, df का इंटीग्रेशन f m अपान l ओमेगा स्क्वायर x dx लिमिट 0 टू l, ठीक है। यस सर। ये हो जाएगा m अपान l ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू l, 2 को चाहे तो बाहर निकाल लो, m ओमेगा स्क्वायर 2l लिमिट पुट कर दो, l स्क्वायर माइनस 0 तो बचेगा l स्क्वायर, l से l कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर l अपान 2। m ओमेगा स्क्वायर l अपान 2। तो ये हम लोगों का था काइनेमेटिक्स।